इस लेक्चर में मैं आपको एक टॉपिक दोबारा से करवाने लगी हूँ 5.4 रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज। ये लेक्चर जो पहले मैंने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर चैनल पर, उसमें जो है वो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई हुई, तो इस वजह से ये टॉपिक मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज। अच्छा, सबसे पहले तो आप एक बात ये जहन में रखिए कि जब भी सर्कुलर मोशन हो रही है तो सर्कुलर क्वांटिटीज के साथ साथ लीनियर क्वांटिटीज भी मौजूद होती हैं। ठीक है, कैसे, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी इसको समझाने के लिए कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसने एक स्ट्रिंग से पत्थर बांधा हुआ है, उसको ना घुमा रहा है जोर जोर से। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो जो स्ट्रिंग है, वो रस्सी है, वो उसके हाथ से छूट जाती है, और जब वो छूटती है तो छूटकर वो सर्कुलर पाथ में नहीं मूव करती रहती, बल्कि जिस पॉइंट पर उसके हाथ से वो स्ट्रिंग निकलती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करके आगे चली जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे ही सर्कुलर पाथ वाली फोर्स स्टॉप हुई, वो फोर्स जो उसको सर्कुलर पाथ में घुमा रही थी, जैसे ही वो स्टॉप हुई, वैसे ही जो लीनियर वेलोसिटी थी वो उसको स्ट्रेट पाथ में ले गई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी सर्कुलर मोशन हो रही है तो लीनियर वेलोसिटी भी मौजूद होती है, लीनियर एक्सेलरेशन भी मौजूद होता है। ठीक है, हाँ, जब हम उसको कॉन्स्टेंटली एक फोर्स के साथ सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं, तब वो वेलोसिटी इस काबिल नहीं होती कि उसको स्ट्रेट पाथ में लेके जा सके। ठीक है, जैसे ही सर्कुलर मोशन स्टॉप होती है वैसे ही लीनियर फैक्टर्स डोमिनेट कर जाते हैं और स्ट्रेट लाइन में वो चीज मूव करने लगती है। ठीक है, सर्कुलर पाथ से उसका पाथ स्ट्रेट हो जाता है बिल्कुल। तो अब हमने देखना है कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो एंगुलर क्वांटिटीज हैं वो, और जो लीनियर क्वांटिटीज हैं वो, उनका आपस में क्या रिलेशन है। क्योंकि मौजूद तो होती हैं वो, सर्कुलर मोशन के दौरान भी लीनियर वेलोसिटी मौजूद है, लीनियर एक्सेलरेशन मौजूद है, तो उनका आपस में क्या रिलेशन बनता है, आज के लेक्चर में हम वो देखने लगे हैं। उसके लिए हमने क्या किया है कि अज्यूम करें एक रिजिड बॉडी है हमारे पास, जो कि जी एक्सिस के साथ रोटेट, जी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रही है, यानी कि जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो जी एक्सिस है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है वो ओमेगा है। ये आपको नजर आ रही है। रिजिड बॉडी में हमने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया, जैसे कि हमने पढ़ा था कि पूरी रिजिड बॉडी के लिए कैलकुलेशन करने के बजाय हम एक रेफरेंस लाइन अज्यूम करके कैलकुलेशन करते हैं, तो वो रिजिड बॉडी के लिए ही आती है। ठीक है, आर जो है इस रेफरेंस लाइन का एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है। ठीक है, ओपी रेफरेंस लाइन हो गई आपकी। उसके बाद जब ये रोटेट करेगा, ये रेफरेंस लाइन मूव करेगी, रोटेट करेगी, तो जो सर्कुलर पाथ बनेगा, ये इसकी जो लेंथ है ओपी की आर, वो सर्कुलर पाथ का रेडियस बन जाएगी। ठीक है, और ओमेगा मैंने बता दिया एंगुलर वेलोसिटी है। अब सपोज कि इस सर्कुलर मोशन के दौरान जो उसकी लीनियर वेलोसिटी थी वो v थी। ठीक है, तो हम बेसिकली हमने इस टॉपिक के अंदर क्या करना है, ओमेगा का और v का, यानी एंगुलर वेलोसिटी का और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन डेवलप करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि ये वाला एक्सिस is fixed, so the direction of omega always remains the same and omega can be manipulated as a scalar. हमने पढ़ा था कि ओमेगा की डायरेक्शन या एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। तो आप देखेंगे फिंगर्स जब कर्ल हो रही हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में कर्ल होती रहेंगी ना, तो थंब आपका अपवर्ड ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, और पूरी रोटेशन के दौरान, पूरी मोशन के दौरान वो अपवर्ड ही रहेगी। तो इसका मतलब है डायरेक्शन कांस्टेंट हो गई। तो डायरेक्शन कांस्टेंट हो गई, तो इस वजह से अब हम ओमेगा को एज अ स्केलर ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो लीनियर वेलोसिटी है, जिसको हमने v से रिप्रेजेंट किया है ऑफ द पॉइंट p, तो इसका हम जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेंगे ताकि वो भी एज अ स्केलर बिहेव हो जाए। ठीक है, तो फिर हम उसका रिलेशन निकालेंगे। ओमेगा तो वैसी स्केलर हमने कर ली थी क्योंकि उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट थी। ठीक है, स्केलर थी नहीं, लेकिन हमने उसको एज अ स्केलर मैनिपुलेट किया क्योंकि डायरेक्शन कांस्टेंट है, उसकी एक जैसी है हमेशा, और v का हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेना है। अब इन चीज़ों को लेकर तो अब हम एक रिलेशन डेवलप करते हैं। तो सपोज जैसे ही आपने पीछे एग्जांपल ली थी ना एक,
मैं आपको दिखाऊं, एक डायग्राम थी। सॉरी, वो डायग्राम मुझे नहीं मिल रही। चलें ठीक है, वैसे ही हम देख लेते हैं। सपोज कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो रेफरेंस लाइन है, ये कहीं पॉइंट, यानी कि सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर गई है। आगे जाके कोई पॉइंट P1 आया था और उसके बाद P2 आया उस सर्कल के ऊपर। तो P1 से P2 तक जो वो मूव की है, तो जो डिस्टेंस कवर हुआ है, सपोज वो डेल्टा एस है। ये जैसे लिखा हुआ है P1 P2 इक्वल्स टू डेल्टा एस। P1 से P2 तक जाने में जो उसको टाइम इंटरवल लगा है वो डेल्टा टी है। उस सब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा थीटा रेडियंस है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, रिलेशन लिखते हैं। डेल्टा एस, अभी पीछे हमने एक रिलेशन निकाला था, एस इक्वल्स टू आर थीटा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा एस आ जाएगा, क्योंकि हमने लेंथ को डेल्टा एस कहा है अब, डिस्टेंस को, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डेल्टा थीटा आ जाएगा। तो उसी से ये रिलेशन हमने लिखा है, डेल्टा एस इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा। दोनों को डिवाइड कर दें डेल्टा टी से, तो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी। डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे वी आ गया इसकी जगह, जब इसको डिवाइड किया डेल्टा टी से, तो इसकी जगह वी आ जाएगा, वी इक्वल्स टू आर एज इट इज, और इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा। तो क्या रिलेशन बना, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। मजीद ये कि हमने टाइम लिमिट अप्लाई कर दी है कि हमारा जो इंटरवल है वो बहुत छोटा है, ताकि डेल्टा एस जो है उसको लीनियर डिस्टेंस लिया जा सके। ठीक है, तो उस वक्त जो आर्क लेंथ होगी, जो सर्कमफेरेंस होगी सर्कल की, जो डेल्टा एस के अंदर आती है, वो बिल्कुल आपको एक लीनियर डिस्टेंस ही परसीव होगा। ठीक है, लीनियर डिस्टेंस आपको नजर आएगा। तो इसी तरह जब डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी के ऊपर ये लिमिट लगेगी, तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। ये आपको याद होगा, हमने उसमें पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी में, कि टाइम लिमिट हम अप्लाई करते हैं। तो टाइम लिमिट हमने यहाँ अप्लाई की, हमारे पास रिलेशन आ गया v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, ये जो अभी पीछे कैलकुलेशन हुई हुई है वो इस फिगर से आपको नजर आ जाएगी। P1 से P2 तक मूव किया है, ये डेल्टा एस है सर्कमफेरेंस की जो लेंथ आई है। ये डेल्टा थीटा है डिस्टेंस, ये आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ओमेगा है। ठीक है, तो अभी जो मैंने टाइम लिमिट की आपको बात बताई थी, वो यहीं यहाँ पे वो एक्सप्लेन हुई हुई है कि जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ये लिमिट हम जब हम लेते हैं, तो इसका मतलब है P1 और P2 बहुत क्लोज हैं। ठीक है, बिल्कुल एक इंस्टेंट के अंदर जितना डिस्टेंस कवर हुआ है ना, बस वही है, तो ये बहुत क्लोज होंगे। लिहाजा जो डेल्टा एस है आपके पास, जो डिस्टेंस था जो उसने कवर किया था, वो अब बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे एक पॉइंट है। ठीक है ना, तो यही बात यहाँ लिखी है। और जब एक पॉइंट होगा, तो अब आपके पास जो होगी, आप कह लें कि डायरेक्शन आएगी, वो अलोंग टेंजेंट आएगी। ठीक है, पढ़ते हैं फिर मैं साथ साथ मजीद एक्सप्लेन करती हूँ। इट कैन बी सीन दैट द पॉइंट P is moving along the arc P1 P2 in the limit when delta t approaches to 0, the length of the arc P1 P2 becomes very small, delta s बहुत small हो जाएगा, and its direction represents the direction of the tangent to the circle at a point P1। तो जब ये इसकी बहुत ज्यादा क्लोज आ गया है, तो अगर हम कहें डेल्टा इसकी डायरेक्शन बताएं, वैसे तो डेल्टा इसकी डायरेक्शन इस तरह अलोंग द सर्कल होनी है ना। ठीक है, लेकिन जब एक पॉइंट बन गया बिल्कुल, तो डेल्टा एस क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट आपको नजर आएगा। बिल्कुल आप समझ लें कि P2 है ही नहीं, वो बिल्कुल P1 के ऊपर आ गया। तो उस वक्त सिर्फ आपके पास एक पॉइंट होगा। तो अगर उस वक्त आप कहें डेल्टा एस की क्या डायरेक्शन है, तो वो आपको अलोंग टेंजेंट नजर आएगी। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखी है। Thus the velocity with which point P is moving on the circumference of the circle has a magnitude v, and its direction is always along the tangent to the circle at that point। और जब ये टाइम लिमिट हमने अप्लाई की, एक पॉइंट हो गया, एस की डेल्टा एस की डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट हो गई, तो उस सिचुएशन में जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन भी अलोंग टेंजेंट आएगी। ठीक है, that is why the linear velocity of the point P is also known as tangential velocity।
तो लीनियर वेलोसिटी को इसी कॉन्सेप्ट की सेंस में हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल v से। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब इसी तरह से अगर आपने एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना है, उम्मीद है कि ये सारा काम आपको समझ आ गया होगा। तो एक्सेलरेशन जो है अब पढ़ने की बजाय मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि जब हम टाइम लिमिट अप्लाई करेंगे तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होगा उस वो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बन जाएगा, ठीक है, जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा। और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, वो अल्फा होगा। तो इनका जो रिलेशन है वो कैसे आ जाएगा, उसके लिए आप क्या करें, इन दोनों को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दें। तो v ओवर टी आपको पता है कि लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आर ये इसका एज इट इज आ जाएगा। और ओमेगा ओवर डेल्टा टी लेंगे तो वो अल्फा बन जाएगी, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये जो है एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस जो है आपको एंगुलर और लीनियर क्वांटिटीज की का रिलेशन दे रही हैं आपस में, ठीक है। ये जो पीछे इक्वेशंस निकाली हैं ये उनके नंबर हैं 5.7 और 5.8। shows that on a rotating body, points that are at different distance from the axis do not have the same speed or acceleration, but all points on a rigid body rotating about a fixed axis do have the same angular displacement, angular speed and angular acceleration at any instant। ये बात हो रही है कि आपका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है ये, इससे जब आपका डिस्टेंस एक जितना हो, यानी कि P1 भी इसी सर्कल के ऊपर लाई करे, P2 भी, तो उनकी एंगुलर वेलोसिटीज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर क्वांटिटीज ये सेम रहेंगी, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल P1 यहाँ पे है और P2 थोड़ा सा दूर है, तो उसका जाहिर है कोई और सर्कल बनेगा ना। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया है। तो उस वक्त P1 और P2 की जो क्वांटिटीज हैं, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, वो वेरी करेंगे, ठीक है। तो जब तक आप एक सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं तो आपकी एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम रहते हैं। लेकिन जब आपके सर्कल चेंज हो गया है, यानी कि आपका एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो वो क्वांटिटीज जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। और ये एक्सेस का भी है कि फिक्स्ड एक्सेस है यहाँ पे, जो कि इसलिए हम ऐसे बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल एक्सेस ऑफ रोटेशन और सरफेस ऑफ द सर्कल, इसका डिस्टेंस समझ लें कि अगर सेम है तो आपकी क्वांटिटी सेम रहेंगी, अदरवाइज वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। Thus, by the use of angular variables, we can describe the motion of the entire body in a simple way. तो अब रिजिड बॉडी जो है, चूंकि अगर हम फिक्स्ड एक्सिस की बात कर रहे हैं तो रिजिड बॉडी पूरी की पूरी एक ही सर्कल में मूव कर रही होती है ना, तो पूरी बॉडी की जो क्वांटिटीज हैं वो सेम रहेंगी, ठीक है। तो ये था रिलेशन एंगुलर और लीनियर क्वांटिटीज का। अब एक छोटा सा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन। ये मैं आपको जल्दी से गो थ्रू करवाती हूँ। आपको याद होगा कि लीनियर मोशन के अंदर हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, ठीक है। अब वो इक्वेशंस जो थी वो लीनियर मोशन को डिस्क्राइब कर रही थी। अब अगर हमने एंगुलर मोशन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उनके अंदर जितनी एंगुलर लीनियर क्वांटिटीज थी उनको एंगुलर क्वांटिटी से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल एनालॉग ही होंगे ना ये चीजें आपस में। तो उसके लिए हमने क्या किया, देखें, ये लीनियर इक्वेशन थी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, v इक्वल्स टू वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो इसको जब हमने एंगुलर में बनाना है तो लीनियर वेलोसिटीज की जगह एंगुलर वेलोसिटीज आ जाएंगी, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यही किया, वी एफ की जगह ओमेगा एफ, वी आई जो है उसकी जगह ओमेगा आई, ए की जगह अल्फा एंड टी एज इट इज। तो ये आपकी एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। इसी तरह दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखी है। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन ये थी हमारे पास, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की जगह थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वी आई की जगह ओमेगा आई, टी एज इट इज, हाफ एज इट इज, ए की जगह अल्फा और टी स्क्वायर एज इट इज। तो ये आपकी बन गई एंगुलर मोशन की सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन ये थी, टू ए एस इक्वल्स टू वी एस स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये बन गई टू एज इट इज, ए की जगह अल्फा, एस की जगह थीटा,
वी एफ की जगह ओमेगा एफ, वी आई की जगह ओमेगा आई। तो ये बन गई 2 अल्फा थीटा equals to omega f square minus omega I square. So this is the third equation of motion for angular motion. ठीक है, तो ये थी equations of motion, equations of angular motion. ठीक है, तो सिंपली हमने लीनियर क्वांटिटीज को रिप्लेस कर दिया एंगुलर क्वांटिटीज के साथ। ठीक है, अच्छा एक और चीज कि ये इक्वेशंस जो है 5.9 से 5.11 तक ये तब ठीक रहेंगी जब आपका रोटेशन जो एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है वो फिक्स होगा। ठीक है, अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन चेंज होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो और एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स रखने का मकसद यही होता है कि जो एंगुलर क्वांटिटीज है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटीज, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये जो है वो एक ही डायरेक्शन में रहें ताकि हम उनको एज अ स्केलर ट्रीट करें। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे कहा था जब डायरेक्शन सेम होगी तो हम उसको एज अ स्केलर मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं। ठीक है, तो ये थी इक्वेशंस ऑफ मोशन। थैंक यू सो मच।